रहमान रहीम। बेटा आज हमारा लास्ट लेक्चर है ऑन बेसिक ग्रामर, और मैं दोबारा बात बताता चलूँ कि बेसिक ग्रामर अगर आप लोगों की ठीक नहीं है ना, तो आप ना सिर्फ इस पेपर PRC 1 में सफ़र करोगे, इसके साथ साथ आपको सफ़र करना पड़ेगा अपने पूरे CA जर्नी में, और CA जर्नी के बाद भी आपकी पूरी लाइफ आपको सफ़र करना पड़ेगा। ये जो 10 दिन थे आपके, मैं इसे ऑफिशियली 9 डेज़ कंसिडर करूँगा। 9 डेज़ इसलिए कि पहला जो दिन था दैट वाज इंट्रोडक्शन, तो उसको तो छोड़ ही दें। अब ये वाला जो सेक्शन है जो मैंने ये 9 दिन करवाए हैं, ये 9 दिन बेसिकली हैं तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मुसलमानों में भी 72 फ़िरके हैं ना, तो इसी तरह हमारी एजुकेशन के अंदर भी बहुत 73 फ़िरके हैं कि तो कोई मेरे तो फतवा ही ना ला दे। 73 फ़िरके हैं, तो वो हमारे एजुकेशन फील्ड के अंदर भी पता नहीं कितने फ़िरके हैं। प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, फिर मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट है, फिर उसमें काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। तो ये तमाम तर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रायल है जो मैंने ये 9 डेज़ के अंदर रिकॉर्ड किया, आज का दिन मिला के। और इसमें यही है कि मैं बताता चलूँ कि ये आप लाजमी इसको बार बार देखते रहिएगा। ना सिर्फ इसे देखते रहें, बल्कि आप दूसरों को भी लाजमी दें कि जिनको इंग्लिश में सफ़र करना पड़ रहा है। इंग्लिश लिखने में मैं बताता चलूँ कि आइल्स जो एक्चुअली है वो 4 सेक्शंस हैं, और उस आइल्स में आइल्स नहीं बोलते, आइल्स वर्ड है। तो उस आइल्स के अंदर जनाब जो मेन हमारे पास सेक्शन जो 2 हैं, एक राइटिंग स्किल है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक रीडिंग स्किल है। रीडिंग के बाद राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। हमने लिसनिंग और स्पीकिंग के अलावा बाकी 2 सेक्शंस पे काम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग का काम कम है इन 9 डेज़ के अंदर। आप इनको अगर इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं, अगर इसको आपने अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन करते हो तो बाकी वाले 2 पार्ट्स भी आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन ये जो 2 पार्ट्स हैं, लिसनिंग और स्पोकन के अलावा, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। तो आप अगर इनको करें, बार बार देखें, कॉन्सेप्ट्स आपको प्रॉब्लम हो तो उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर से रिलेटेड सारे के सारे मैंने लिंक्स डाले हुए हैं। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज है इन 9 डेज़ के अंदर, तो आप इनको देख के लाजमी अपने आप को ठीक करें और अपनी इस बेसिक्स को लाजमी मजबूत कीजिएगा। जब बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप ख़ुद अपने आप में एक एनर्जाइज्ड पर्सन के तौर पर आप फील करेंगे कि भाई मुझे सब आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप सोचेंगे इंग्लिश बनती चली जाएगी, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा। आज का लास्ट सेक्शन, और इसमें 2 चीज़ें बस हमारी कवर करने वाली हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और सेंटेंसेस जो मैं पहले करवा चुका हूँ। अब उन सेंटेंसेस को थोड़ा सा इन डिटेल में बताऊँगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे से कवर कर लें। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस की टाइप्स को। सेंटेंसेस क्या है वो हम कर चुके हैं, सबसे पहले लेक्चर में सेंटेंसेस ही पढ़ा था। अब सेंटेंसेस की टाइप्स क्या है? बाय फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? काम करके दिखाना। फंक्शन क्या होता है? मैदान में आना और काम करके दिखाना। उसके तौर पे सेंटेंसेस की कितनी टाइप्स हैं तो मैं उनकी तरफ आऊँगा। तो याद रखिए कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो बहुत से डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, बहुत से डिफरेंट फंक्शंस हैं, और उनको सेंटेंसेस के मूड के तौर पर भी जाना जाता है। सेंटेंसेस के मूड के तौर पर भी जाना जाता है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। आपको याद होगा कि मैंने सेंटेंसेस की यहाँ पे जब टाइप्स बता रहा था तो मैंने कहा था सेंटेंस की क्या टाइप्स होती हैं, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो मैंने उसमें पॉजिटिव का एक और नाम रखा था, इसका नाम था डेक्लेरेटिव। मैंने ख़ास फिर उसे डेक्लेरेटिव को उस सेंस में इसलिए यूज़ किया कि आपको चीज़ समझ आ जाए। लेकिन अब मैं इन डिटेल बताता चलूँ तो डेक्लेरेटिव में डिक्लेयर करना होता है। अब डिक्लेयर में आप नहीं की बात भी कर सकते हैं और आप सिंपल बात कर सकते हैं, जैसे आई डू नॉट हैव एनी बुक, ये भी डेक्लेरेटिव, मैंने डिक्लेयर कर दिया। मैं कहता हूँ आई हैव अ बुक, तो ये भी क्या है? डेक्लेरेटिव है। समझ आई बात की? तो डेक्लेरेटिव क्या होते हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो डिक्लेयर या स्टेट करते हैं, यानी बयान कर देते हैं किसी बात को। इसका मतलब यानी याद रखें कि वो सेंटेंसेस जिनका एंड फुल स्टॉप पे होता है उन्हें डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। सादा सा डेफिनेशन, वो सेंटेंसेस
जिनका इख्तिताम किस पे होता है, फुल स्टॉप पे, उन्हें क्या नाम देते हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो जनाब ही इज़ नॉट गोइंग टू कॉलेज नोवा डेज, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, व्हाटएवर। इसी तरह इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें क्या किया जाता है, सवाल। मैं सिर्फ बात को समझाते आगे निकलता जाऊंगा, बाकी आप देखते रहेंगे, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप मुझे अलग कहेंगे तो मैं अलग भी आपको PDF में शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह जनाब इम्पेरेटिव, ये बड़ी अहम बात है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें ऑर्डर दिया जाए, जिनमें रिक्वेस्ट की जाए, जिसमें कोई एडवाइस की जाए, हुक्म दिया जाए, सजेशन दिया जाए, या कोई प्रपोजल दिया जाए, या कोई प्रपोजल दिया जाए। इन सब को हम नाम किसका देते हैं, इम्पेरेटिव का। इम्पेरेटिव का जहन में रखना ज़रूरी है कि जहाँ पे आप कोई ऑर्डर करें, रिक्वेस्ट करें, प्रपोजल दें, एडवाइस दें, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। और इनके लिए याद रखिएगा, या तो ये फुल स्टॉप पे एंड होंगे, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। एक्सक्लेमेशन वो मैंने बताया जज्बात का इजहार करने के लिए क्या वो इंटरजेक्शन का साइन आता है, ठीक है। तो वही बात एक्सक्लेमेशन पे ये ख़त्म होते होंगे, जैसे टेक दिस रूट टू 5 माइल्स, क्लीन अप योर रूम, ये मैंने क्या किया, ये मैंने उसे ऑर्डर दिया है कि अपना कमरा साफ़ करो, और एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इमोशनल वे में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जनाब आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सडन फीलिंग या इमोशंस का इजहार किया जाए इन फॉर्म ऑफ सेंटेंस। इंटरजेक्शन में क्या था, इन फॉर्म ऑफ 1 to 2 वर्ड्स, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या करते हैं, पूरा जुमला। पंक्चुएशन की सीरीज़, जो मैं वीडियोस लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ उसके अंदर मैं पंक्चुएशन की सीरीज़ के लिंक्स भी मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं, अगर टाइम मिले तो उसको लाजमी देख लीजिएगा। आपका वंस फॉर ऑल कि कहाँ पर कॉमा आना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए, कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, किधर इन्वर्टेड कॉमास आने चाहिए, किधर नहीं, तो वो सारा उसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो वहाँ पे लाजमी देखिएगा कि वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में भी मैंने बात की हुई है, जहाँ पे आप अपने जज्बात का इजहार इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस कर रहे होते हो, जज्बात का इजहार इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस कर रहे होते हो। जैसे आई कांट बिलीव यू लेफ्ट द कार एट द स्टेशन ओवरनाइट, वो तू रात को गड्डी छड्ड आया स्टेशन पे, कुछ चौकले पे, तो फिर मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम ऐसे बेवकूफ़ भी हो सकते हो। जज्बात का इजहार है किसमें, सेंटेंस की शक्ल में, ठीक है। अच्छा, ऑप्टेटिव क्या होता है, जिसमें किसी के लिए कोई दुआ की जाए, किसी के लिए कोई ख्वाहिश का इजहार किया जाए, या किसी को बद्दुआ दी जाए। जैसे मैं कहता हूँ अल्लाह करे आप पेपर जल्दी पास कर लो, तो है कि ये दुआ बाजी च सनाली केड़ी गल है, तुहानू यकीन नहीं अपने आप से हैं, नहीं है, अच्छा चलो कोई गल नहीं है मैं पता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो जनाब किसी को दुआ दी जाए, किसी को बद्दुआ दी जाए, या किसी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या कहा जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो जनाब मे यू गेट व्हाट यू वांट, अल्लाह करे जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, मैं आपके इम्तिहानों में के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के तौर पर भी सेंटेंसेस की टाइप्स। स्ट्रक्चर क्या होता है, ढांचा। स्ट्रक्चर क्या होता है, ढांचा। वो याद है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की क्या था, स्ट्रक्चर था। तो स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंसेस क्या होती हैं, सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ही इज़ अ बॉय, मैंने अभी लास्ट में बताया था, ही इज़ अ बॉय, कंजंक्शन की डेफिनेशन देते हुए, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल। अब मैंने इन दोनों को मिलाना, तो मैं क्या कहूँगा, ही इज़ अ बॉय एंड शी इज़ अ गर्ल। तो ये दो जुमले मिलकर एक सेंटेंस बना। तो याद रखें कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो या दो से ज़्यादा जुमले मिलकर एक पूरा जुमला बना दें, तो हम कहते हैं वो असल में क्या है, क्लॉजेज हैं। वो क्या है, क्लॉज हैं। क्लॉज अब दो तरह की होती हैं। क्लॉज में एक जुमला या एक से ज़्यादा जुमले भी हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मैं कहता हूँ आई डू नॉट लाइक मैंगोज बिकॉज दे आर नॉट गुड लुकिंग। मिसाल के तौर पर मुझे आम इसलिए पसंद नहीं है कि दिखने में अच्छे नहीं लगते, दिखने में अच्छे नहीं लगते। अब इसमें मैं कहता हूँ आई डू नॉट लाइक मैंगोज बिकॉज दे आर नॉट गुड लुकिंग। अगर मैं सिर्फ लिखूँ दे आर नॉट गुड लुकिंग, तो यहाँ पे बात आती है दे से मुराद क्या है, कौन है।
बिकॉज के बाद मैंने बोला बिकॉज दे आर नॉट गुड लुकिंग। अब आई डू नॉट लाइक मैंगोज अगर मैं इसको एक अलग सेंटेंस के तौर पे लिखूं तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनता है, यानी अलग सेंटेंस बन जाएगा ना। अगर मैं बाकी वाला हिस्सा ना भी लिखूं तो क्या इस सेंटेंस को लिखूं तो सेंस पूरी आ रही है, ठीक है। तो वजह क्या है, वजह इसे कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है। तो क्लॉज में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है और एक उसके साथ जो डिपेंड कर रहा होता है पहले वाले के साथ, उसे क्या कहेंगे, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। बस इतनी सी बात समझ लें, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, ये बात बस ज़हन में रखिएगा। तो जनाब सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं मैंने बता दिए आपको। अच्छा, एक सिंपल सेंटेंस जो होता है ना उसके पास साथ एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या नहीं हो सकता कि एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये छोड़ दे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस आप सिंपल सी बात समझ लें। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसे क्या नाम देंगे जनाब, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड क्या होता है, जिनको कंजंक्शंस के साथ जोड़ा होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कंजंक्शंस के साथ क्या होता है, जोड़ा होता है। जैसे इट स्टार्टेड टू रेन सो वी वेंट इनसाइड। अब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया किसके साथ। अब पार्ट ऑफ स्पीच का कल का लेक्चर जिन्होंने नहीं लिया होगा वो दोबारा लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कंजंक्शन क्या है। यहाँ पे अब मैं अभी नहीं बता रहा, कंजंक्शन का लेक्चर जब आप लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह जनाब कंपाउंड बस समझ लें क्या होता है। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहा जाता है कि जिनमें आपने याद रखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कोई ऐसा सेंटेंस जोड़ा होता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ ऐसा सेंटेंस जोड़ा होता है जो लिंक होता है उस इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ, यानी जिसके बगैर दूसरे वाले हिस्से की सेंस बनती नहीं है, समझ ही नहीं आती। मैंने आपको क्या कहा था कि सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जब दो सेंटेंसेस को मिला के एक जुमला बनाया जाए तो हम कहते हैं वो क्या है, क्लॉज है। वो क्या है, क्लॉज है। क्लॉज में एक सेंटेंस होता है जो खुद इंडिपेंडेंट होता है और एक हिस्सा होता है जो इंडिपेंडेंट के साथ मिल के अपनी सेंस दे रहा होता है, ज़्यादा अच्छे से सेंस दे रहा होता है। तो हम क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज या सेंटेंस को साथ में मिलाने वाला डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा एक ऐसा सेंटेंस होगा जो उस इंडिपेंडेंट के साथ रिलाई कर रहा होगा। जैसे आमिर विल विजिट यू, आमिर आएगा आपके पास। अच्छा, अब बड़े ध्यान से आपने मुझे बताना, अगर ये बात समझ आई होगी ना जो मैंने अभी कही है तो आपको समझ आ जाएगी। आमिर विल विजिट यू व्हेन यू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम हिम। आमिर तुम्हारे पास आएगा जब तुम उसे माफ़ी मांगोगे। अब ज़रा मुझे बताएं इसके अंदर इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। डिपेंडेंट किसी के उत्ते आसरा करना, ए पेपर पास करा देगा, मैं तो पीछे बवांगा तो पेपर पास हो जाएगा। एक मिनट रुको दोबारा बाजी, आप बताएं, कोशिश करें। इंडिपेंडेंट की होता है आज़ाद। अब इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है कि जिसको हम अलग भी कर देंगे तो वो सेंटेंस अपनी सेंस देगा। फर्स्ट बोलो बाजी, बोलो, शाबाश। आमिर विल विजिट यू, ये क्या है, आज़ाद सेंटेंस है। अब दूसरा क्या है, व्हेन यू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम हिम। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं तो क्या सेंस आएगी। वो डिपेंड किसके साथ कर रहा है, इंडिपेंडेंट, आमिर विल विजिट यू के साथ। तो वही बात है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और उसके साथ एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है जो इंडिपेंडेंट के बगैर नामुकम्मल होता है। तो इसे क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। इसी तरह दूसरा आता है, इसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये एक और कैटेगरी होती है, बस याद रखना है इसको। अगर तुहानू फर्ज करो तुहानू याद नहीं भी रहता, तुहानू गुनाह कोई नहीं होएगा, मैं तुहानू दस देवां, लेकिन बस ये आप जहन में रख लो चीज़ें। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है। जब ये आपके सामने आएगा तो आपको मसला नहीं होगा सेंटेंसेस के अंदर, इसलिए मैं आपको ये एक छोटा छोटा ना इसके साथ समझाता जा रहा हूँ।
अच्छा, याद रखें कि मेन क्लॉज यानी दो, यहां पे ये क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस लाजमी होते हैं और फिर उसके साथ इंडिपेंडेंट क्या, आज़ाद, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस लाजमी होंगे और उसके साथ फिर एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स में क्या था, एक इंडिपेंडेंट और उसके साथ डिपेंडेंट, एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अब कंपाउंड में क्या है, दो इंडिपेंडेंट और उनके साथ डिपेंडेंट। समझ आ गई बात की। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन देख लो। इफ़ यू वुड लाइक टू अटेंड द सेमिनार, अगर आप सेमिनार अटेंड करना चाहते हो, प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर हसन बिफोर फ्राइडे। प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर हसन बिफोर फ्राइडे। इसके अंदर इंडिपेंडेंट कौन सा है, जरा ध्यान से समझे। वो कौन से वाला होगा जिसको हम अलग लिख सकते हैं। ये इफ वाले को तो मैं अलग नहीं लिख सकता क्योंकि इसके साथ अगली बात कहनी पड़ेगी। तो प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर हसन बिफोर फ्राइडे, तो ये तो सेंस दे रहा है ना, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। बात आ रहा है अदरवाइज ही विल बी अनेबल टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स दैट ही मस्ट मेक बाय फ्राइडे, दैट ही मस्ट मेक बाय फ्राइडे। इसमें भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा उसके साथ डिपेंडेंट है। अब बाकी इसको देख लेंगे, समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये बेसिक्स हैं, अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर ये आपको नहीं भी आएंगे तो गुनाह नहीं है। लेकिन याद रख लें कि आप इनको सिंपल सी बात कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में याद रखना है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होता है, मस्ट। ठीक है, आज़ाद अरकान, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो आज़ाद अरकान का होना मस्ट है और कॉम्प्लेक्स में एक आज़ाद अरकान का रुकन का होना मस्ट है। बस सिंपल सी बात, ये बात याद रहेगी। डन है। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो हमारी मेन गेम है उसकी तरफ अब हमने जाना है और बड़ा ज़रूरी है वो वाली गेम की तरफ जाना। तो जनाबे वाला वो हमारे पास हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। अच्छा, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग। क्या मतलब होता है, हेल्पिंग। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब्स। अब सारे हेल्पिंग वर्ब्स सारे आ जाते हैं इसमें। इज़ एम आर वो भी हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हैज़ हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, विल बी शैल भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो पहले तो ये ज़रा आप समझ लें, पहले ऑक्सिलरी की बात करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जिनको टेंसेस, एक्टिव पैसिव, मूड्स या दूसरे वर्ब्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप बस ये समझ लें, ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें टेंसेस या एक्टिव पैसिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा बाजी, शाबाश। यकीन करो अपने आप तक, अल्लाह पास भी करेगा। यकीन तो करो, तो पहले तो डांस आ छुटे कि हाँ वाकई, तो और तो बात इसमें भी डाउट है। तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई विल बी कमिंग टू यू, इसमें कौन सा भाई हेल्पिंग वर्ब है, शाबाश। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। अच्छा, बी, हैव एंड डू और कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब जरा इसको मैं समझाता हूँ। बी से क्या मुराद है, बी से मुराद ये है इज एम आर वाज वर, बीन या बींग, ये सारे क्या हैं, टू बी। अच्छा, मैं कहता हूँ ही डैश अ बॉय, और डैश के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी, बी ई बी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब ये होता है जो मैं बता रहा हूँ, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है और वर होता है। ठीक है, बी से मुराद ये होती है, यानी इनमें से कोई एक चीज़ आएगी। अब ही डैश ब्रैकेट में लिखा बी अ बॉय, तो मुझे बताएं क्या आएगा, ही इज अ बॉय। ठीक है, तो बी से मुराद क्या है, इज एम आर वाज वर। अब बीइंग भी उसी के साथ ही है ना, फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, तो बीइंग भी बी से निकला। ही इज, जैसे एप्पल, एप्पल इज बीइंग ईटन, तो बीइंग क्या है, वो भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है जब पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं।
तो टू हैव से क्या मुराद है? हैज़, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव, शैल हैव, सारे हैज़ हैव वाले हेल्पिंग वर्ब जिनमें हैज़ हैव आता होगा। इसी तरह टू डू से क्या मुराद है? डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। अच्छा, इसमें विल और शैल भी आ जाता होता, विल डू, शैल डू, विल डू, शैल डू, ये भी इसमें आ जाएगा। जहाँ पे डू और डज आ गया उनके साथ हम यूज़ करेंगे ये सेंस। क्लियर है ये? अच्छा, ही इज़ अटेंडिंग अ सेमिनार एट अलहमरा, आई वॉज गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ। अब इनमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? वो एंड वाले भाई बताएं। शाबाश, पहले वाले में इज़ है, दूसरे वाले में शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ज़रा एक और बात अपने साथ रख लो, मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या मैंने बोला? मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ज़रा जो है ना, वो क्या उन्हें कहते हैं कि ये जो अफराद है ना, ये आज़ाद अरकान हैं जो इलेक्शन के बाद भी किसी पार्टी में शामिल नहीं होते। ये वो आज़ाद, सियासत से थोड़ा बहुत पता है आप? थोड़ा बहुत क्या होता है कि जनाब इलेक्शन लड़ते हैं, तो इलेक्शन लड़ने में कुछ लोग होते हैं जो किसी पार्टी की तरफ से लड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम अवाम के लोग हैं, हम अवामी लोग हैं। तो इलेक्शन जब हो जाते हैं तो उन्हें कुछ टाइम दिया जाता है कि आप किसी पार्टी के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हो जाएं। कुछ हो जाते हैं और कुछ कहते हैं हमने किसी पार्टी में शामिल नहीं होना। तो इंग्लिश के अंदर भी कुछ ऐसे आज़ाद अरकान हैं जो किसी पार्टी में शामिल होना पसंद करते ही नहीं हैं, किसी पार्टी में शामिल होना पसंद करते ही नहीं हैं। हम उन्हें नाम देते हैं मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे क्लास की मिसाल दे, तो किसी को सियासत से ना दिलचस्पी हो तो कोई कहे कि हमें साढ़े एग्जाम्पल देती, मैंने समझ ही नहीं आई। क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो अपने आप को अलग थलग रखता है, किसी को मुंह ही नहीं लगाता, आएगा अपना काम करेगा चला जाएगा, आएगा लेक्चर लेगा, खुद ही जब कोई नहीं आया तो हैंड फ्री लगाएगा, या कोई काम कर रहा होगा किसी के साथ बातें भी नहीं करेगा। आप जितना मर्जी उससे कोई एसोसिएशन करने की कोशिश करें, बात सुनो भाई कैसे हो, ये वो सब कुछ, वो कहते हैं क्या? हाँ, आंसर, बात ख़त्म। जैसे दो बंदे थे, एग्जाम्पल बता दूँ ताकि समझ आ जाए आपको। दो बंदे थे, एक बंदा जो था ना वो दूसरे बंदे को कहता है खाना आता है सामने, तो दूसरे को कहता है यार वो मुझे पता चला आपके वालिद साहब वफात पा गए, तो वो कैसे फौत हुए? वो शुरू हो जाता है, कहता है वालिद साहब सवेरे सवेरे उठ के उन्होंने जनाब मूँह हत्थ धोता, मूँह हत्थ धोने तो बाद उन्होंने जनाब रोटी खाधी, रोटी खाने तो बाद लस्सी का गिलास भी चाढ़िया, सब कुछ होया। फिर जेडे ना उत्ते गए ने, उत्ते जाके कबूतरां नूं उन्होंने दाना पाया, तो दाना पाने तो बाद ना पता नहीं की होया, उत्थे पिंजरे के कोल ही डिग पे ने, असीं हस्पताल लै गए हैं। इस तरह करके बंदा दूसरा खाई जा रहा है, बंदा दूसरा खाई जा रहा है। उतनी देर बाद वो ख़त्म करता है बात, उतनी देर में आधा खाना खा चुका होता है बंदा, और उसने कोई एक आधी निवाला लिया होता है। बातें करने वाला थोड़ी बेचारा करेगा। अब उसे अंदाज़ा हो जाता है यार ये तो काम ख़राब हो गया, आधी रोटी वो खा गया मुझे बातों में लगा के। अब वो उससे पूछता है यार मुझे पता चला कि आपके वालिद साहब वफात पा गए, उसे था कि अब ये भी बोलेगा कैसे वफात पा गए, क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, उते गए देख पे फौत हो गई तो रोटी खा। ठीक है, उसने बात ऐसे ख़त्म कर दी। तो ये जो आज़ाद अरकान होते हैं ना, अगर कोई उनसे बात भी करे ना तो वो किसी को क्या यही करते हैं, तू रोटी खा, यानी अपना काम कर, ठीक है, जो काम करना है वो काम कर। तो ये जो आज़ाद अरकान होते हैं ये किसी को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, ये बात याद रखनी है। अब आज़ाद अरकान कौन कौन से हैं मैं अभी बस बोल देता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स ये वो होते हैं जो किसी को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, अपनी अलग हैसियत रखते हैं, अपना अलग मीनिंग रखते हैं और अपना अलग काम और मुकाम रखते हैं एक सेंटेंस के अंदर। यानी ना तो ये इज़ के साथ आएंगे, ना ये एम के साथ आएंगे, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ ये आना पसंद करते ही नहीं हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ ये आना पसंद करते ही नहीं हैं। इन्हें क्या नाम देते हैं? मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जिन्हें कहते हैं कि ये मॉडल्स के अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मॉडल्स नहीं होते,
क्योंकि मेन मॉडल्स के लिए एक डेफिनेशन का होना ज़रूरी है, और वो क्या है कि जनाब वो अकेले अपनी हैसियत रखेंगे। ठीक है, तो जनाब वाला कौन कौन से हो सकते हैं? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें आप सब्जेक्ट की मॉडल क्वालिटी यूज़ करते हो। मॉडल क्वालिटी, जैसे मैं खाना खा सकता हूँ, तो खा सकता हूँ इसके अंदर यूज़ होता है कैन, एबिलिटी, सब्जेक्ट की एबिलिटी, सब्जेक्ट की एबिलिटी। तो ये सब्जेक्ट की मॉडल एबिलिटी को शो कर रहे होते हैं ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग बिलीव, एडवाइस, ऑर्डर और इस तरह के दूसरे जो काम हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है किन्हें? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को। और वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं वो आपके सामने ये रहे। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, वुड, रेदर, हैड, बेटर। बस ये मेन है, बाकी और भी आते जाएंगे, लेकिन मेन मॉडल वर्ब्स यही है जो आपके सामने हैं। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, वुड, रेदर, हैड, बेटर। वुड, रेदर, हैड, बेटर। आप इनको चाहे ना लिखें, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मसला कोई, लेकिन इनको आप बस अच्छा है अगर साथ साथ आप लिख भी सकते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाले सारे क्या हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ दूसरा नाम क्या है? मॉडल वर्ब्स है। यहाँ दूसरा नाम क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, तो जनाब अब एक एक करके आइए ज़रा इनको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आइए उसकी बात करते हैं। तो कैन को इस्तेमाल किया जा सकता है एबिलिटी को यूज़ करने के लिए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एबिलिटी सलाहियत। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? मौका। जैसे ही कैन प्ले क्रिकेट विद योर फ्रेंड्स, ही कैन प्ले, सॉरी यू कैन प्ले, आपके पास मौका है, खेल लो, चाहो तो खेल सकते हो। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। अब ये बात बड़ी ज़रूरी है, अभी आपको एकदम नहीं समझ आएगी। कैन का इस्तेमाल किन किन लिहाज में किया जाता है ये समझना ज़रूरी होगा आपके लिए, ये समझना ज़रूरी होगा, इसलिए ये लाजमी आए। रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी, कैन यू सेंड मी अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस बुक? PRC1 का कोई अपडेटेड वर्जन आया? जदों दी आई है हाले तक तो नहीं आया। ठीक है, मैं वैसे जवाब दे रहा हूँ। तो वो क्या है कि आप किसी को परमिशन और रिक्वेस्ट के तौर पर भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी के लिए, ही कैन बिकम अ रिनॉन्ड पर्सनैलिटी, बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो बन सकता है। तो कैन का इस्तेमाल ये है, यानी हम 4 तरह से कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एबिलिटी, रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और दूसरा और चौथा क्या है? और क्या? परमिशन के लिए। तो जनाब कुड, कुड ज्यादा फॉर्मल या ज्यादा पोलाइट वे है कैन की बजाय। जैसे मैं अगर कहूं कैन यू गिव मी योर बुक प्लीज, या कैन यू हैंड ओवर मी दैट वाटर बॉटल प्लीज। ठीक है, किसी को रिक्वेस्ट करना, मैं कैन की बजाय कुड का वर्ड यूज करूंगा, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पोलाइट वे है, ज़्यादा पोलाइट वे है। तो इसलिए ये बात है कि याद रखिएगा। वो आमिर खान की मैं फिल्म देख रहा हूँ, उसमें एक उसने कुड वर्ड बोला था, कुड यू डू दैट फॉर मी प्लीज़। तो आप कैन की बजाय कुड का यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर पोलाइट वे। अच्छा, वैसे कैन का पास्ट क्या कहलाता है? कैन का मतलब वैसे उर्दू में होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। मैं तैराकी कर सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ। और कुड क्या होता है? मैं खाना खा सकता था या नहीं खा सका, नहीं जा सका, नहीं पी सका। ठीक है, तो ये कैन के लिए भी यूज़ यही है। पास्ट एबिलिटी को यूज़ करने के लिए भी यूज़ होता है, रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, सजेशन के लिए भी यूज़ होता है और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, आप आगे सेंटेंसेस की जो आगे डेफिनेशंस हैं, वो एग्जांपल्स हैं, वो साथ साथ आप पढ़ सकते हैं। और मैं फिर आपको बताता चलूँ कि इनको इनके यूज़ के साथ जहन में रखना आपके लिए ज़रूरी होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। रट्टा नहीं मारना, सेंटेंसेस के साथ समझना है। जैसे देखो ना, मैंने कैन का बताया कि एबिलिटी, तो सेंटेंस एक लिखा हुआ है, एक सेंटेंस आप खुद भी सोच लें, चाहे उर्दू में सोच लें, एबिलिटी के लिए और क्या यूज़ हो सकता है जहाँ मैं कैन का यूज़ कर सकता हूँ। जब आप दूसरा खुद से सोचेंगे ना, अपने माइंड को इसके ऊपर लगाएंगे
कि मैं ज़रा सोचूं तो क्या बनेगा, तो फिर आपका माइंड उस वर्ड को अपने माइंड में संभाल लेगा, यानी अपनी मेमोरी में संभाल लेगा। ये एक आसान तरीका होता है चीज़ों को मेमोराइज़ करने का, याद करने का, कि उन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करें। याद करना है ना कोई भी काम, तो उसका आसान तरीका क्या है, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले आओ। प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसके कोई एग्जाम्पल खुद से उखज़ करो, तो वो चीज़ नहीं आपको भूलेगी, वो चीज़ आपको नहीं भूलेगी। टीचर्स जो होते हैं उनको इसलिए चीज़ें याद रहती हैं कि वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। आप भी प्रैक्टिकली यूज़ कर लें, आपको नहीं भूलेगा। आप अक्सर कहते होंगे तो इन्नी अंग्रेज़ी कितों आती है, आता होगा ना यार, इतनी अगर काश मुझे आ जाए ना तो मैं अन्नी पा दूँ, अक्सर ऐसा आता होगा ना जहन में, ये बातें आती होंगी। तो आप प्रैक्टिकल यूज़ करना शुरू कर दें, सिर्फ एक उस वर्ड की या जो चीज़ समझ लिया उसको प्रैक्टिकली अपने आप को समझाएं कि ये क्या है विद एन एग्जाम्पल, तो वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी आपको, ठीक है। जब भी आप उसको हल्की नज़र देखेंगे याद आ जाएगा, हाँ ये एग्जाम्पल थी, ठीक है। अच्छा, तो जनाब शुड का मतलब उर्दू में होता है चाहिए। अब चाहिए कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है जनाब, रिकमेंडेशन, सिफारिश के लिए। सिफारिश करना, किसी को रेकमेंड कर देना कि भाई आप ये कर सकते हैं। यू शुड टॉक टू योर फादर अबाउट दिस इशू, आपको चाहिए अपने वालिद से बात करो, ये मेरा मशवरा है आपको। सिफारिश, मशवरा, रिकमेंडेशन, एडवाइस देने के लिए। प्रोबेबिलिटी, इम्कान, बाय टुमारो, कल तक दे शुड बी एंटरिंग द ब्यूटीफुल वैले, वो इस खूबसूरत वादी में उन्हें दाखिल हो जाना चाहिए, ये इम्कान शो कर रहे हैं। और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन फरीज़ा, ऑब्लिगेशन फरीज़ा, यू शुड गेट रेडी फॉर योर क्लास एवरी टाइम, आपको हर वक्त अपनी क्लास के लिए रेडी रहना चाहिए। अच्छा, इसी तरह विल, मैंने अच्छा इस विल के साथ आप लिख सकते हैं स्लैश में वुड, चूँकि वुड एक मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ होता है ज़्यादा, लेकिन चूँकि विल से ही निकला वुड तो इसलिए उन्होंने विल यहाँ पे यूज़ कर दिया। वही बात जो मैंने कहा था कि ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोनों में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन असल में वो ऐसा होता नहीं है। मॉडल की पूरी कैटेगरी में आने के लिए विल की जगह पे क्या होना चाहिए, वुड। तो आप जहाँ पे भी ये मॉडल के तौर पे विल आए ना, तो आप समझो वो विल नहीं है, वो क्या है, वुड है। वो क्या है, वुड है। तो जनाब वुड का यूज़ किया जाता है फ्यूचर प्रॉमिस के लिए। आई प्रॉमिस आई विल नॉट मेक यू फील एम्बेरस्ड, ठीक है। आई वुड नॉट, ठीक है, कोई मसला नहीं। प्रेडिक्शन करने के लिए आई थिंक शी विल कम टुमारो, शी वुड कम टुमारो। अच्छा, विल में जब हम वुड यूज़ करते हैं ना, तो पास्ट में फ्यूचर वाली बात, पास्ट में फ्यूचर वाली बात, जैसे मैंने अपने क्लास फेलोज को कहा कि वो आएगा, कहा पास्ट में है ना। आई टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट ही वुड कम, यहाँ पे फिर विल नहीं आएगा, यहाँ पे फिर विल नहीं आएगा। जब आप सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में होगा तो अगला भी पास्ट, तो पास्ट में विल तो नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। क्लियर है ये बात, डन है। अच्छा, ऑनरी एक्शन, दे विल सर्व हिम फॉर श्योर, वो यकीनन उसको सर्व करेंगे, खिदमत बजा लाएंगे उसकी, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद फिर जी शैल की जगह पे क्या, वही मैं बताया, शुड वर्ड आ जाता है, लेकिन आप शैल को भी वुड की कैटेगरी में कंसिडर करें। किसकी, वुड की कैटेगरी में ही कंसिडर करें, क्योंकि शुड वर्ड जब लगाते हैं तो शुड वर्ड चाहिए में आ जाता है। तो आप विल या शैल उन दोनों के स्लैश की जगह पे क्या लगाएं, वुड। अच्छा, सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या प्रॉमिस के लिए। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल, ये आम फ्यूचर का रूल है। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो जब हमने मॉडल के तौर पे यूज़ करना है तो फिर ये फ्यूचर है, वरना हमने क्या, अगर मॉडल के तौर पे तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, वुड ही यूज़ करेंगे, चाहे आई है, वी है या कुछ भी है, वुड ही यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये वुड आ गया, वो उसकी जगह पे आप विल और शैल के बजाय इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। वुड को यूज़ किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। इफ़ आई वर अ फुटबॉलर, अगर मैं एक फुटबॉलर होता ना, आई वुड बी द रोनाल्डो ऑफ माई एरा, तो मैं अपने ज़माने का रोनाल्डो होता। ये क्या है, एक कंडीशन कि अगर ऐसा होता तो ये होता, उसमें वुड यूज़ करते हैं। अच्छा, पास्ट फॉर्म ऑफ विल जो मैंने अभी बताया आपको,
पीछे मैंने बताया पास्ट फॉर्म ऑफ विल। आई थॉट ही विल गलत होगा, आई थॉट ही वुड, चूंकि आई थॉट क्या है, प्रेजेंट टेंस है। एक मिनट यार, कौन सा टेंस है आई थॉट, कौन सा पास्ट, शाबाश, आई थॉट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है नहीं है, हैं नेगेटिव में तो नोट आता है, तो ये कौन सा है, सिंपल है, शाबाश। तो बाजी सही तरह बोलो, क्यों डर रहे हो। फिर उसके बाद आता है जी मे का मतलब होता है शायद हो सकता है, शायद हो सकती है, शायद हो सकते हैं, यानी मे यूज़ किया था शायद की सेंस में, किसकी, शायद। अच्छा, मे इज यूज व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ये एक नोट पहले समझ लें आप, मे का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें पता नहीं होता कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या, ठीक है। अच्छा, अब आगे है, मे का इस्तेमाल किया जाता है जनाब परमिशन के लिए। क्या, परमिशन का मतलब क्या होता है, तो पता ही होएगा। सीख, एक होता है इजाज़त देना और एक इजाज़त हासिल करना। एक इजाज़त देना, जिसे मैं कहता हूँ यू मे गो आउट ऑफ द क्लास, चाहो तो जा सकते हो, ये मैंने क्या किया, परमिशन दी। अब आपने बाहर जाना तो क्या कहेंगे, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, समझ आई, एक इजाज़त लेना और एक इजाज़त देना। अच्छा, पॉसिबिलिटी, ही मे लिसन यू बिकॉज यू आर हिज मेट, वो तुम्हें सुन सकते, वो शायद वो तुम्हें सुन ले। अब मुझे नहीं पता मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ या फ्यूचर की, शायद वो तुम्हें सुन ले बिकॉज, क्योंकि यू आर हिज मेट, क्योंकि आप उसके दोस्त हो। माइट, ये क्या है, मे की का पास्ट है, जैसे कैन का पास्ट क्या था, कुड था, तो मे का क्या है। अच्छा, अब आ जाओ आगे, माइट को यूज़ कहाँ पे किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट रिक्वेस्ट। कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है पोलाइट परमिशन के तौर पे। कुड भी पोलाइट परमिशन है कैन से ज़्यादा, तो इधर माइट भी क्या है, ये ज़्यादा पोलाइट है मे की बजाय। पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है, या बस देख लें इसको, क्या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर चाहिए, फ़र्ज हो गया था, करना ही करना है, करना ही करना है। जैसे मैं कहता हूँ यू शुड ज्वाइन द क्लास, क्लास ज्वाइन कर लो, आपको करनी चाहिए, अच्छी बात है, करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ यू मस्ट ज्वाइन द क्लास, इसका मतलब क्या है, अब करनी ही करनी है, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी ऑप्शन। शुड का मतलब मैंने एक सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया, यार अब करनी चाहिए आपको, अच्छी बात है। लेकिन कहो यू मस्ट, तो इसका मतलब है करनी करनी है, ना कितने में छड़ना नहीं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मस्ट। तो जनाब मस्ट के लिए आइए देखते हैं मस्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो जनाब एक्सप्रेस सर्टेनिटी, दैट मस्ट बी देयर, किताब वहाँ होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, एक सिर्फ रिकमेंडेशन था और अब क्या है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। शुड में हमने पढ़ा ना रिकमेंडेशन, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, सिफारिश स्ट्रॉन्ग करनी है जी, ठीक है। यू मस्ट विजिट योर पेरेंट्स दिस वीक, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्ट्रॉन्ग फॉरबिडन, फॉरबिडन मना करना, सख्ती से मना करना, वहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। यू मस्ट नॉट अलाउ देम टू इंटरफेयर इन योर मैटर्स, क्यों वो तुम्हारे मामला में दखल दें, ज़रूर तुम्हें उन्हें जो है वो रोकना चाहिए कि वो तुम्हारे मामला में दखल ना दें। तो यहाँ पे मैं शुड नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, मस्ट। ये स्ट्रॉन्ग फॉरबिडन है, यानी शुड की जगह पे स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब है वो कौन सा है, मस्ट है। अच्छा, आगे आओ, नेसेसिटी, यू मस्ट लर्न हाउ टू राइट इन एक्यूरेट इंग्लिश, तुम्हें ज़रूर सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए। आउट टू, ये इखलाकी तौर पर चाहिए, ये आप उर्दू में लिख सकते हैं, क्या, इखलाकन चाहिए। जैसे वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, तो ये हमारा कौन सा फ़र्ज़ है, इखलाकी फ़र्ज़ है। नमाज़ पढ़नी चाहिए, कौन सा फ़र्ज़ है, इखलाकी फ़र्ज़ है, इखलाकन दीनी फरीज़ा, ठीक है। तो आउट टू यानी समझो कि एक इखलाकन जो हमारे ऊपर बाउंड्री आती है उसके लिए यूज़ करते हैं। रिकमेंडेशन, यू आउट टू टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे टाइम, इखलाकन,
यानी देखो ये इखलाकन आपको ये करना चाहिए कि आप ना सुबह थोड़ी सी तक कैलूला कर लिया करें, मतलब जोहर के बाद क्लास कैलूला नहीं करना, ठीक है। कैलूला क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके को 15 मिनट के लिए आपने सस्ता लेना है, तो ये कैलूला आपको पुरजोश कर देता है। ये बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी है, ज़रा इसके बारे में सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, टिकटॉक तो जान छुटे थे। एक्सपेक्टेशन, तवक्को, क्या उसके लिए भी आउट टू, एडवाइस के लिए आउट टू, प्रोबेबिलिटी इम्कान के लिए आउट टू। याद रखें कि आउट टू इन नेगेटिव इज़ नॉट कॉमन, नेगेटिव में आउट नॉट टू ये नहीं, असल में ही अमेरिकन जो होते हैं वो शुड नॉट यूज़ कर सकते हैं, हैड बेटर नॉट यूज़ करते हैं, लेकिन आउट नॉट टू यूज़ नहीं करते अमेरिकन ख़ास तौर पर। तो मतलब क्या है कि आउट टू को नेगेटिव सेंस में बहुत ही कम यूज़ किया जाता है या ना होने के बराबर यूज़ किया जाता है। आगे आते हैं जी। डेयर का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा डू द डेयर। डेयर का मतलब तो जुर्रत करना, वो जुर्रत कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं, तो जुर्रत के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, तो डेयर इज सेमी मॉडल वर्ब एंड इज यूज इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ज़्यादातर 90% इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ किया जाता है। जैसे आइए, डेयर का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नो वन डेयर विजिट हिम। अच्छा, मैंने डेयर्स नहीं लिखा, क्यों? नो वन तो सिंगुलर है ना, नो वन एक बंदे की बात के कोई एक भी नहीं, तो उसके साथ डेयर्स नहीं आना चाहिए। बताएं, डेयर्स तब आएगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा, एक डेयर का मतलब अपना जुर्रत करना भी तो होता है ना। ही डेयर्स नॉट गो देयर, वो, या ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक है, या ही डज नॉट डेयर गो देयर। टू गो भी कह सकते हैं, वो वहां जाने की जुर्रत नहीं करता है। एक डेयर खाली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपने जब वो मॉडल वर्ब के तौर पे डेयर यूज़ किया जाता है, उसमें आपने एस और एस का इजाफा नहीं करना। अच्छा, लेट अस डेयर नॉट थिंक अबाउट देम एट ऑल। चलो हम उनके बारे में सोचने की जसारत ही नहीं करते, जुर्रत नहीं करते, रहने दो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हाउ डेयर यू टॉक टू बी लाइक दैट, वो तेरी जुर्रत किन जो यहाँ गल करन दी मेरे नाल, ठीक है। तो ये इस सेंस में यूज़ किया जाता है। अच्छा, नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत। और ये नीड जो होता है ना, मोस्टली नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कि जिसमें कहा जाता है जिसमें कोई फ़र्ज़ नहीं है या ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम करें, यानी आपके ऊपर फ़र्ज़ ऐन नहीं है। कर लें तो अच्छी बात है, कर लें तो, जैसे सवेरे टाइम ना आ गया हो ताकि क्लास सुस्ती ना पवे, फ़र्ज़ नहीं है, कर लो, अच्छी गल है। समझ आ रही बात की? तो आइए ये समझते हैं। नीड की बात ज़रा समझ लें। नीड को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है अफर्मेटिव, यानी हाँ, वसूख के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, जो कि आपके सामने मौजूद है। आइए आगे बढ़ते हैं। मज़ीद हमारे पास वुड रैदर। वुड रैदर का मतलब क्या होता है? तरजीह देना। क्या मतलब होता है? तरजीह देना किसी काम को। आई वुड रैदर गो, तरजीह देता हूँ, बेहतर है कि आप ये काम कर लो, बेहतर है कि आप ये काम कर लो। तो जैसे आई वुड रैदर स्टडी विद यू एवरी डे, मैं आपके साथ रोज़ाना पढ़ने को तरजीह दूंगा, मैं आपके साथ रोज़ाना पढ़ने को तरजीह दूंगा। बाकी आप इसकी पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी। हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर होता। आई हैड बेटर स्टडी ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान बेहतर होता, या काश मैं पढ़ ही लेता, काश मैं पढ़ ही लेंदा तो चंगा नहीं सी। अच्छा, तो जनाब उसकी तरफ आ जाएं। हैड बेटर वार्न समवन, किसी को ख़बरदार करना। यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम माई ब्रदर, बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम मेरे भाई से दूर ही रहो, बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम मेरे भाई से दूर ही रहो, वरना मैं छड़ना है तेनों। डेस्परेट होप, डेस्परेट बड़ी डेस्परेशन के से, ठीक है। आई हैड बेटर स्टडी हैड बिफोर एग्जाम, हूँ डेस्परेट, काश मैं पेपर तो पहले पढ़ ही लिया होंदा, हूँ जो 3-4 दिन रह गए तो मैंने टेंशन आ गई है, सिर भारी होने लग पे। रिकमेंडेशन, सिफारिश करना। यू हैड बेटर टेक माई कैमरा ड्यूरिंग योर जर्नी, बेहतर है कि तुम मेरा कैमरा ले जाओ,
सब जगह आएंगी नेगेटिव सेंस के लिए। यू नीड नॉट गो देयर, ऐसे ये नीड नॉट के लिए था, इसको छोड़ दें। नेगेटिव सेंस हैड बेटर के तौर पे था, इसको छोड़ दें। अच्छा, इसके साथ अब बात करते हैं हैज़ टू हैव टू के तौर पे। अच्छा, हैज़ टू हैव टू के लिए ये बात याद रखें कि इसको यूज़ किया जाता है मजबूरी के लिए। जैसे आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता, की करना पढ़ना पैंदा, ठीक है। ही हैज़ टू गो फॉर वर्क, उसे काम के लिए जाना पड़ता है। तो ये हैज़ टू हैव टू किसके लिए यूज़ करता है? किसी काम को मजबूरन करने के तौर पे, ठीक है। अच्छा, ये आगे बताया हुआ यूज़ टू, पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटी, बस इतना लिख लें इसके लिए। माजी में जो काम आप मुसलसल करते रहे उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? यूज़ टू। माजी में जो काम आप मुसलसल करते रहे उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? यूज़ टू। माजी में जो काम मुसलसल आप करते लिए उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? यूज़ टू। जैसे आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता। आई यूज़ टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। तो पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटी, माजी में जो काम आप आदतन करते रहते थे मुसलसल, हम उसके लिए यूज़ क्या करते हैं? यूज्ड टू। और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए। अब एक बात बच्चों जो मैं कह के इस सेक्शन को मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और वो बात हमारे पास क्या है, एक मिनट छोड़ें ज़रा, ये अब छोड़ दें। अच्छा, वो क्या है ज़रा याद रखिएगा कि जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें हम यूज़ यही करते हैं कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, वुड, रैदर, हैड, बेटर। और इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये बात अब याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं तो हर वर्ड के साथ बी लग जाता है। जैसे कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, ठीक है। तो उनके साथ बी लगता है, और जहां पे भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी लगा हो तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या? हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा। वैसे पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है, लेकिन सही कह रहे हैं, है ना पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जी, थर्ड ही आती है हमेशा, सेकंड नहीं आ सकती पैसिव वॉइस में। हाँ पाए, पैसिव वॉइस में सेकंड नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ये मतलब फिर तुसी भी ब्रेक ही मारनी है। वेरी गुड, ब्रेक, ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो कैन भी, कुड भी, शुड भी, वुड भी, मे भी, माइट भी, और उसके बाद हमेशा क्या? अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी लगा हुआ है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है, और जहां पैसिव वॉइस है उधर क्या? ब्रेक लाजमी मारनी, उधर आपने ब्रेक लाजमी मारनी है, ठीक है। तो ये जनाब हमारे एंड हो गए क्या? ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। हमारी बेसिक ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट हुआ चाहता है। आगे आपके लिए कुछ टास्क हैं, ये मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं ये सारे के सारे आपके साथ शो कर दूंगा। कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है ये आप कीजिएगा। सिर्फ अगर ये आप टास्क ही कवर कर लेंगे तो मैं इंशाल्लाह श्योर हूँ इस चीज़ के ऊपर कि आपकी ऑक्सिलरी वर्ब की तैयारी वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब की तैयारी ठीक हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक्सरसाइजेस को आपकी जो अलहदा एक वीडियो फॉर्म में जैसे बनाया था वो मैं करूँ, लेकिन अभी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। आप इन टास्क को लाजमी सॉल्व कर लें। ऑनलाइन जब आप देख रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूँगा टास्क, आप इनको करके मुझे चेक करवा दें। जैसे देखिए फ्यूचरिटी, फ्यूचर से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया? वी डैश आवर फ्रेंड्स इन द हॉस्पिटल टुमारो, तो यहाँ पे क्या आएगा? वी वुड, ठीक है। शैल भी यूज़ कर सकते हैं, वही बात, क्योंकि मॉडल के तौर पे ये वाला भी सेक्शन यूज़ किया जाता है। आप इसमें वुड यूज़ कर सकते हैं या शैल भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? डन है कोई मसला? तो जनाब हमारा बेसिक ग्रामर का सेक्शन ख़त्म। मंडे से इंशाल्लाह हम अपने कोर्स को अब बाकायदा डाइव इन करेंगे और उसकी तरफ आएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे एक कंडीशन आती है। वैसे 3 किस्म के कंडीशनल होते हैं, लेकिन मैं आपको सादा अंदाज से बता दूं।
जहाँ पे बात आ गई ना, अगर ये करोगे तो ये होगा, दिस इज़ कंडीशनल। अब मुझसे मंडे को पूछ लीजिएगा कि कौन सी फॉर्म है कंडीशनल्स की, वो भी मैं आपको साथ करवा दूंगा तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो जब सेंटेंस आते रहेंगे मैंने करवाना ही था, लेकिन आप उसे एक्स्ट्रा पूछ लीजिएगा मंडे को आती है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके जी, फिर अल्लाह।